नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस अब में। आप लोग देख रहे हैं क्लास 8th में साइंस का 13 चैप्टर, जिसका टॉपिक है ध्वनि। इंग्लिश में इसको कहते हैं साउंड। आपने विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनी होंगी, वाहनों की आवाज़ सुनी होगी, जानवरों की आवाज़ सुनी होगी, इवन मनुष्य जो होते उनकी भी आवाज़ में कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो इसी चीज़ को आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। घंटी की आवाज़ सुनी होगी, ट्रेन की सायरन की आवाज़ सुनी होगी, बाइक की आवाज़ सुनी होगी। तो ये क्या है? विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं जिनको हम सुनते हैं, फिर हमारा ब्रेन इनको वेरीफाई करता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको करवाऊंगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ध्वनि। अपनी विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश अर्थात जिसको पीरियड बोलते हैं समाप्त हो गया है? दरवाजे की घंटी ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्रायः पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कोई आपकी ओर आ रहा है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके समीप कोई खिलाड़ी और भी है? वो कैसे सुनता है कि उसे सुनाई पड़ता है। दोस्तों, कैसे सुनाई पड़ता? पैरों की आहट से उसे सुनाई पड़ता है। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। चित्र अभी मैं आपको 13.1 दिखाता हूँ। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचती है। ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। आइए मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। 13.1 कुछ वाद्य यंत्र। देखिए, हारमोनियम है, हारमोनियम देख पा रहे होंगे आप, सितार, बांसुरी, तबला आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जितने भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, जितने भी संगीत के वाद्य यंत्र आप लोग देख रहे हैं, सबकी जो आवाज़ है, ध्वनि है, वह भिन्न भिन्न है। होती है दोस्तों कि नहीं? अब देखेंगे ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। गिटार में क्या होता है? ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन के द्वारा होती है, उन तारों के माध्यम से ही उत्पन्न ध्वनि होती है। ऐसे ही वीणा में भी होता है। विद्यालय की घंटी को जब जब बज ना रही हो तो छू कर देखिए आप कैसा अनुभव करते हैं। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही होती तो इसे पुनः छू कर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? आइए अब देखते हैं हम लोग क्रियाकलाप 13.1। धातु की एक प्लेट लीजिए, इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि यह किसी दीवार को न छुए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए। चित्र 13.2। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? प्लेट अथवा कढ़ाई अर्थात जो हमने एक प्लेट लिए रखी थी, धीमे से अपनी उंगली से छू कर देखिए, क्या आप कंपन का अनुभव करते हैं? जैसा कि चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं 13.2 में, एक उथली कढ़ाई पर चोट मारते हुए इससे क्या टन टन की आवाज़ होगी। प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर से छू कर देखिए, क्या अब आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं? अब देखें क्रियाकलाप 13.2। रबड़ का एक छल्ला लीजिए, जैसा कि चित्र 13.3 में दिखाएंगे। अभी एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स तथा तानित रबड़ के बीच में 2 पेंसिलें लगाइए। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? देखिए इस तरीके का चित्र 13.3 में रबड़ के छल्ले को आकर्षित करते हुए, ये देखिए किस तरीके, आकर्षित नहीं, कर्षित करते हुए।
क्लास सेवेंथ में आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी वस्तु की अपनी मात स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं अर्थात पकड़ते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। अब देखें क्रियाकलाप 13.3। धातु की एक थाली लीजिए, इसमें कुछ जल डालिए, एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए अर्थात चोट मारनी है। चित्र 13.4 में क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, तब इसे छू कर देखिए। क्या आप थाली का कंपित होता अनुभव करते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, जल की सतह को देखिए, क्या आप वहाँ पर कोई तरंगे देख पाते हैं? अब थाली को पकड़िए, आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इससे वस्तु के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? ये देखिए दोस्तों, चित्र 13.4 कंपित थाली जल में तरंगे उत्पन्न करती है। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम, जिसको इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं, इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि हम इन कंपनों का अनुभव करते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्रियाकलाप 13.4। नारियल का एक खोखला खोल लीजिए और उससे एक वाद्य यंत्र, एक तारा बनाइए। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं, चित्र 13.5 में जैसा कि दिखाया गया है। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके कंपायमान के भाग को पहचानिए। देखिए ये क्या है, इसको एक तारा बोलते हैं। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको बजाना है, फिर इसमें देखना कहाँ पर कंपन होता है, स्पेशली तार पर कंपन होता है, और ये गोलाकार बना, इस पर कंपन होता है उस तार के टचअप से, तब इससे एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और उनके कंपायमान भागों को पहचानिए। कुछ उदाहरण सारणी 13.1 में दिए गए हैं, शेष सारणी को पूरा करना है। ये देखिए दोस्तों, सारणी 13.1 है वाद्य यंत्र तथा उनके कंपायमान भाग। देखिए वीणा का तनित, डोरी, तार, तबला, इस तरीके से आपको लिखना है। गिटार लिख सकते हो, ढोलक लिख सकते हो, जो भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जानते हो उनकी आप लिस्ट बना सकते हैं, और कहाँ से वह ध्वनि उत्पन्न करते उसकी भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। संभवतः आपने मजीरा, जिसको झांझ भी कहते हैं, घटम तथा नूट, मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है, चित्र 13.6 में देखेंगे। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। देखिए चित्र में अभी आपको हम दिखाते हैं। 13.6 कुछ अन्य वाद्य यंत्र, मजीरा जिसको झांझ कहते हैं, ये रही, इसको आप क्या कहते हैं, घड़ा भी कहते हैं, और इसे घटम भी कहते हैं। इसको कुछ लोग बजाते हैं देसी म्यूजिकल के रूप में। किसके? देसी संगीत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रियाकलाप 13.5 देखिए। धातु के 6 से 8 कटोरे या गिलास लीजिए, इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरों पर धीमे से एक के बाद एक पर आघात कीजिए। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे, ये आपका जल तरंग है। चित्र देख रहे हैं 13.7। कहाँ देख रहे हैं आप लोग? चित्र देख पा रहे हैं 13.7 जल तरंग। ये देखिए किस तरीके से लड़का बचाने की कोशिश कर रहा है गिलास के ऊपरी वाले सिरे को। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते अर्थात पकड़ते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की भी आवाज़ सुनते हैं।
ढोलक, नाल, ये सब क्या है? ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित करता? बिल्कुल दोस्तों, आप महसूस कीजिएगा जब आप बोलते हैं तो गला जो है वह क्या करता है? वह कंपन करता है। अब देखेंगे हम लोग मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि। किसके द्वारा? मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरे की तरह गुंजन कीजिए। चित्रानुसार 13.7 में अभी आप देखेंगे। हाथ को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है? मानवों में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ, जिसको इंग्लिश में लैरिंक्स कहते हैं, द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। निगलते हुए अर्थात जब आप कुछ खाना खाते हैं, कोई चीज़ ग्रहण करते हैं, मुंह के अंदर डालते हैं, वह पेट में जब जाती है तो ऐसा कुछ, ठीक है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। कंठ भी इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको लैरिंक्स भी कहते हैं। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। आप लोग चित्र देख पा रहे हो 13.8। मानवों में वाक यंत्र देखिए किस तरीके से है। ऐसे मैंने आपको बताया था, आप टच कर सकते हैं। जब बोली तो कंपन होता है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का इस प्रकार उसकी गुणवत्ता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, आइए देखें कि वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। क्रियाकलाप 13.6 देखते हैं। समान साइज की रबड़ की दो पट्टियां लीजिए। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर तानिए। अब इनके बीच के अंतराल में हवा फूकिए, जैसा कि चित्र 13.9 में आप देखेंगे। जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज की टुकड़ी जिसमें एक पतली झिरी बनी हो की सहायता से भी आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज को अपनी अंगुलियों के बीच चित्र जैसा कि 13.9 में आप देखेंगे कि भांति पकड़िए। अब झिरी के बीच से हवा फूकिए और ध्वनि सुनिए। हमारे वाक तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। देखिए चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे 13.9 ए तथा बी में वाक तंतुओं की कार्यविधि। ये देखिए किस तरीके से फूंक मार रहे हैं। ये देखिए, आप इसका एग्जाम्पल गुब्बारे में हवा भरना भी ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। देखिए, पुरुष के वाक तंतुओं की लंबाई 20 mm तक होती है। महिलाओं में इसकी लंबाई 15 mm तक होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। अब देखेंगे हम लोग ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात हम बोलते हैं तो इसकी आवाज़ को चलने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है। उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है। अब देखें क्रियाकलाप हम लोग 13.7। आप लोग क्रियाकलाप देख रहे हैं 13.7। धातु अथवा कांच का एक गिलास लीजिए। सुनिश्चित कीजिए सूखा हो। इसमें एक सेल फोन रखिए। याद रखिए कि सेल फोन पानी में ना रखा जाए। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। अब गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटाकर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटाकर रखिए, जैसा कि चित्र 13.10 में आप लोग देख पा रहे हो। ये देखिए 13.10 ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनिए। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? गिलास को अपने मुंह से हटाइए। क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? क्या आप सोच सकते हैं
कि ऐसा क्यों हुआ। क्या यह संभव है कि ग्लास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है। वास्तव में यदि आप ग्लास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती है। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है, अर्थात वैक्यूम है, किसी प्रकार की कोई भी एयर नहीं है, वायु नहीं है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है, अर्थात वैक्यूम में जो साउंड है वो किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं कर पाता है। क्या ध्वनि द्रवों में संचारित होती है? आइए ज्ञात करें। बिल्कुल होती है। इसके लिए क्रियाकलाप हम लोग देखेंगे 13.8। एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए, इसे स्वच्छ जल से भरिए। एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को ना छुए। अपने कान को जल की सतह पर क्या करना है? लगाना है। देखिए चित्र 13.11 में आप लोग देख पा रहे हो ध्वनि जल में संचरित होते हुए। सावधानी पूर्वक आपने ट्राई किया। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन सकते हैं? क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में भी होता है? तो व्हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान कर पाते होंगे। आइए ज्ञात करें, क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है? बिल्कुल दोस्तों, ठोसों में सबसे हाई स्पीड से ध्वनि क्या है? मूवमेंट करती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। आप रेलवे की पटरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लोहे के पाइप का। कान लगाइए, दूर कोई किसी चीज़ को ठोके उसी पाइप में तो आपको वो साउंड सुनाई देगा। अब देखें क्रियाकलाप हम लोग 13.9। क्रियाकलाप 13.9 देखिए। धातु का 1 मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लीजिए। इसके एक सिरे को अपने कान से सटा कर रखिए। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोंचने या खटखटाने का कहिए, जैसा कि चित्र आप लोग 13.12 में देखेंगे। ये देखिए, ये रहा ध्वनि मीटर स्केल में गमन करती हुई। क्या आप खरोंचने की ध्वनि सुन सकते हैं? अपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछिए, क्या वे भी इस ध्वनि को सुन पा रहे हैं? आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोंचने के लिए कहकर भी उपरोक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं। 13.13 ध्वनि ठोस पदार्थों में संचरण कर सकती, जैसा कि आप चित्र 13.13 में देख पा रहे हैं। हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलौना टेलीफोन को याद कीजिए। चित्र 13.14 में आप देखेंगे। क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन कर सकती है? जैसे कि आप चित्र 13.14 में देख पा रहे होंगे, खिलौना टेलीफोन किस तरीके से बच्चे खेल रहे हैं और एक दूसरे का साउंड सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हमने सीखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं तथा यह किसी माध्यम में भी सभी दिशाओं में संचरित हो सकती हैं। यह माध्यम गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं? हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। किसके द्वारा सुनते हैं? कानों के द्वारा सुनते हैं। कान के जो बाहरी भाग होता है की आकृति की फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है। इसे कर्णपटय या ईयर ड्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर ड्रम भी कहते हैं। कानों का ड्रम भी इसे कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये जानने के लिए कि कर्णपटय क्या कार्य करता है, आइए टिन के डिब्बे पर एक कर्णपटय बनाएं। अब देखेंगे हम लोग क्रियाकलाप 13.10। एक प्लास्टिक अथवा टिन का डब्बा लीजिए। इसके दोनों सिरे काटिए। डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को तानिए और इसे एक रबड़ के छल्ले से कस दीजिए।
तानित रबड़ के ऊपर सूखे अन्य या थर्मोकोल के 4 या 5 दाने रखिए। अब अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे पर हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहिए, जैसा कि आप लोग चित्र 13.14 में देख पाएंगे कि अन्न के दानों का क्या होता है, दाने के ऊपर उठना और नीचे क्यों उछलते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, ये देखिए 13.15 में कर्णपटय के कार्य को समझना। इस तरीके से कंपन होता है। कर्णपटय एक तानित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटय को कंपित करते हैं। चित्र 13.16 में कर्णपटय कंपनों को आंतरकर्ण, जिसे इनर ईयर कहते हैं, तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट चित्र दिखाता हूँ। ये देखिए 13.16 चित्र मानव कान करण। ये देखिए ऊपर इस तरीके से ये कान के अंदर का हिस्सा होता है। इसमें एक मोम प्रकार का पदार्थ भी मोम जैसा पाया जाता है। वह क्या करता है, वह कान को सुरक्षा प्रदान करता है। बट टाइम टू टाइम कान की सफाई करना भी जरूरी होता है। ये आंतर कान है जिसको बोलते हैं इनर ईयर। कर्णपटय है जिसको ईयर ड्रम भी कहते हैं। हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कर्णपटय को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति अब हमको पढ़ना है। हम जानते हैं किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? इस गति को दोलन गति कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसके आवर्तकाल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हमेशा हर्ट्ज में नापते हैं। किस में नापते हैं? हमेशा हर्ट्ज में इसको मापा जाता है। और इसका संकेत क्या होता है? कैपिटल एच और स्मॉल जेड होता है। 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनि को पहचान सकते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए यह आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हों। क्या आपने कभी सोचा कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? प्रबलता तथा तारत्व। क्रियाकलाप 13.11 आप लोग देख पा रहे होंगे। एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे से टकराइए। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात करना है। ये देखिए चित्र 13.17 में थर्मोकोल की गेंद कंपायमान गिलास को स्पर्श करती हुई। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्मोकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए, जैसा कि चित्र 13.17 में है। गिलास को कंपित कराइए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। अब गिलास को पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। अब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयामों की तुलना कीजिए। किस स्थिति में क्या है? आयाम अधिक है। अब हम लोग देखेंगे येलो जो बॉक्स है उसमें क्या दिया गया। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए आयाम 2 गुना हो जाए तो जो प्रबलता है 4 गुणक में बढ़ जाती है। आयाम 2 तो प्रबलता 4।
अगर प्रबलता 4 तो आयाम 2 इस तरीके से होगा। आयाम क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा प्रबलता में। प्रबलता को डेसिबल में हम नापते हैं, डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। एक सारणी दी गई है, ये देखिए। सामान्य श्वास, जो हम नॉर्मल सांस लेते उसकी वो भी कोई ना कोई ध्वनि उत्पन्न करती। वो कितने उत्पन्न करती, 10 डेसिबल। मंद फुसफुसाहट 30, सामान्य बातचीत वार्तालाप 60, व्यस्त यातायात 70, औसत फैक्ट्री 80। ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। अगर 80 डेसिबल से अधिक आवाज़ होगी तो क्या है, अपने हेल्थ के लिए दोस्तों नुकसानदेह होती है। अब देखें, ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए, अर्थात कोई छोटा बच्चा है फिर उसकी तुलना में एक ऐसे व्यक्ति से करो जो पूर्णतया जवान है, तो इनमें कुछ अंतर है। चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हों फिर भी उनमें कुछ भिन्नता होती है, क्योंकि बच्चे का जो साउंड होता है वो कैसा होता है, वह जो आवाज़ बच्चे की होती है वह पतली होती है, और कोई एडल्ट है, युवा है, तो उसकी आवाज़ कैसी हो जाएगी, उसकी आवाज़ मोटी हो जाएगी। अब देखिए किस तरीके से भिन्न है। देखिए, आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। कंपन कैसे, एकदम साफ वॉइस हो, कैसी साफ वॉइस हो, पतली वॉइस हो, उसमें क्या होगा, कंपन अधिक होगा। यदि कंपन की आवृत्ति कम हो तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व है वह कम होता है। जैसा कि आप चित्र में देखिए, चित्र 13.18 में आवृत्ति ध्वनि का तारत निर्धारित करती वस्तु। देखिए किस तरीके से सीटी का तारत बहुत तेज होता है। इसके बाद ड्रम की आवाज़ सुनेगी तो इनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। ड्रम की आवाज़ कैसी होती है, इतनी शार्प नहीं होती जितनी कि सीटी की आवाज़ जो होती है वह शार्प होती है। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए कम तारत की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है और इसलिए अधिक तारत की ध्वनि उत्पन्न करती है, जैसा कि चित्र 13.18 में आप देख चुके हैं। पक्षी उच्च तारत की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ का तारत मंद होता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाज़ें सुनते हैं, क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते? बिल्कुल दोस्तों, जितने लोग हैं सभी की आवाज़ में भिन्नता है। इवन पेड़ पौधों की जो साउंड होती वो भी अलग है। जितने पृथ्वी पर जीव जंतु पाए जाते हैं सबकी आवाज़ों में कुछ न कुछ भिन्नता है। तो क्या होता है, क्या आप ये कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है? सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती। क्यों होती तीखी? क्योंकि महिलाओं की आवाज़ थोड़ी सी क्या होती, पतली होती है, बट ऐसा पुरुषों में नहीं होता है। अब हम देखें श्रव तथा अश्रव ध्वनियाँ, सुनने वाली और ना सुनने वाली ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड, जिसको 20 हर्ट्ज बोलते, क्या बोलते, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकता। क्या आप लोग चींटी की आवाज़ सुन पाते? चींटी की आवाज़ सुन पाते? नहीं सुन पाते। इनकी 20 क्या होता है, इससे कम आवाज़ होती है। ध्वनियाँ मानव कान कितनी नहीं सुन सकता, 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकता। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती हैं। ऐसी ध्वनि को अश्रव कहते हैं। अश्रव का अर्थ है ऐसी ध्वनियाँ जिनको हम ना सुन सकें। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड, जिसको कि 20 के हर्ट्ज बोलते हैं, से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव द्वारा संसूचित नहीं होती हैं। अब देखें हम लोग कि ये येलो बॉक्स में क्या दिया गया। कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में ये क्षमता होती, जब भी कोई घटना घटने वाली होती, स्पेशली कोई प्राकृतिक घटना,
नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट हो, डिजास्टर हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको पता चलता? कुत्ते को ही आभास होता है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते हैं। जाने माने पराश्रव ध्वनि को इंग्लिश में अल्ट्रासाउंड कहते हैं। उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जैसे अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मानव है वो कितने से कितने के बीच में ध्वनि सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ये ध्वनि सुन सकता है। हम केवल क्या 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को ही सुन पाते हैं। शोर तथा संगीत, देखिए दोस्तों, शोर और संगीत में अंतर होता है। संगीत मन को शांति देता है, शोर दिमाग को परेशान करता है। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती हैं? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती हैं? कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती हैं जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती। मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होंगी? नहीं। खटपट की आवाज़ हो, तोड़ने फोड़ने की आवाज़ हो, क्या मन को शांति देगी? नहीं, यह डिस्टर्ब करेगी, प्रॉब्लम करेगी, इरिटेशन क्रिएट करेगी। क्या आपको बसों तथा ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती? इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। जो ध्वनियाँ अच्छी ना लगें वो कैसी हो जाएंगी? उनको हम शोर के रेंज में रखते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोलें तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी क्या ये संगीत रहेगा? अब देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनि को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? इसके कुछ कारण हैं। देखिए, वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूलन सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। जिनसे कैसा साउंड निकले, जो चुभे, प्रॉब्लम क्रिएट करे, उसे ही क्या बोलते हैं? साउंड पोल्यूशन कहते हैं। हिंदी में से ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग कौन सा ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियाँ हैं। क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप जिसको हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। अब ज़्यादा आप शोर शराबा में रहेंगे तो क्या आप नॉर्मल वॉल्यूम सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हैबिट्स में आ जाएगा, फिर उसी तरीके का माइंडसेट भी हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय क्या देखना है? सीमित रखने, ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है, आइए देखते हैं। इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रोकथामक युक्तियाँ जिसको कि साइलेंसर लगाना चाहिए। साइलेंसर सभी गाड़ियों में लगा होता क्यों? अगर आप साइलेंसर हटा दें, फिर देखिए बाइक हो, कार हो, ऐसी साउंड निकलेगी जो दूर तक जाएगी, चुभेगी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करेगी, ध्यान भी डाइवर्ट करेगी, मेडिटेशन तोड़ेगी। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को
आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि क्या है, आवासों तक ना पहुंच पाए। अब हम लोग देखेंगे क्या श्रवण क्षति क्या होती है। श्रवण क्षति अर्थात सुनने में कोई प्रॉब्लम कैसे हो जाती। पूर्णतया श्रवण क्षति जो कि विरले ही होती है, प्राय जन्म से होती है। आंशिक अशक्तता जिसे डिसेबिलिटी कहते हैं, सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा, जिसको कि संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती, इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिक या प्रौद्योगिकी युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के कुछ प्रमुख शब्द। आयाम, कर्णपटय, आवृत्ति, हर्ट्ज, कंठ, प्रबलता, शोर, दोलन, तारत, आवर्तकाल, कंपन, वाक्यंत, श्वास नली। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपने क्या सीखा? ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम जैसे गैस, द्रव तथा ठोस में संचरित होती है। यह निर्वात में संचरित नहीं होती, अर्थात ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर कोई माध्यम नहीं तो ध्वनि क्या है, इधर से उधर मूव नहीं करेगी। कर्णपटय ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं। यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं, अर्थात सुनना ही कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है, ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारतम्य अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। कैसी होती? तीक्ष्ण होती है। अप्रिय ध्वनियाँ क्या कहलाती? शोर कहलाती हैं। अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। ध्वनि प्रदूषण मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वह क्या करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के शोर शराबे होते हैं, साउंड होते हैं, उनको अवशोषित कर लेता है। आइए दोस्तों, अब इस चैप्टर के करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचरित हो सकती है, तो ध्वनि किसके माध्यम से संचरित हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है घ नंबर, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। अर्थात जो ध्वनि होती है उसको संचरित होने के लिए, घूमने फिरने के लिए, इधर से उधर एक स्थान से चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए। कभी भी ध्वनि निर्वात में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर घ नंबर हो जाएगा। ठोस, द्रवों तथा गैसों में यह मूवमेंट मूव करेगी। अब देखेंगे दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर, पुरुष की, क्योंकि पुरुष की ध्वनि में तारतम्य कम होगा और लड़की की ध्वनि में तारतम्य अधिक होगा, छोटे लड़के की ध्वनि में तारतम्य अधिक होगा, महिला की ध्वनि में भी तारतम्य अधिक होगा। तारतम्य क्या होता है? पतलापन। ध्वनि का पतलापन, जितनी ध्वनि पतली होगी उतनी दूर तक वह जाएगी। पुरुष में क्या होता है कि उनकी आवाज़ थोड़ी सी भारी होती, मोटी होती है। इसका करेक्ट आंसर ग नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें हमें ट्रू फॉल्स लगाना है। क्या ट्रू फॉल्स लगाना है? देखिए ट्रू फॉल्स में क्या दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं करती है। बिल्कुल सही है, उसको एक माध्यम की ज़रूरत होती है। और निर्वात क्या होता है? खाली स्थान होता है, वहाँ न ठोस लिक्विड गैस कुछ भी नहीं होता है। खा नंबर देखो, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। गलत। गा नंबर, यदि कंपन का आयाम अधिक हो तो ध्वनि मंद होती है। गलत, फॉल्स है। घा नंबर, मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक है। बिल्कुल सही है। अड़ा नंबर देखो, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत उतना ही अधिक होगा। गलत। 4 नंबर, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। गलत, इसे शोर कहते हैं। 6 नंबर, शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट था। अब अपने पास क्या है, अब आंसर क्वेश्चन नंबर है अपने पास 4 नंबर। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। क्या करनी? पूर्ति करनी है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो खाली स्थान पर आवर्तकाल आ जाएगा। खा नंबर देखो, प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित होती है। गा नंबर देखिए, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसको कैपिटल एच और स्मॉल जेड से प्रदर्शित करते हैं। घा नंबर देखिए, अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। अड़ा नंबर, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका आवर्तकाल क्या, सूत्र क्या होता है? समय बटे दोलनों की संख्या। तो समय कितना है? 4 सेकंड बटे 40 कर लो, काटोगे तो 0.1 सेकंड आ जाएगा। आवृत्ति क्या होती है? दोलन की संख्या बटे समय। तो 40 बटे 4 करोगे 10 हर्ट्ज आ जाएगा। अब इसी तरीके 6 नंबर है, एक मच्छर अपने पंखे को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। आवर्तकाल, तो आवर्तकाल बराबर सूत्र क्या होता है? समय बटे दोलन की संख्या। समय 1 है और बटे 5 कर दो तो 500 कर दो, क्योंकि 500 कंपन दिए गए हैं। तो जब 500 का भाग 1 में देंगे तो 0.002 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो देखिए, जैसे ढोलक में तनिक झिल्लियाँ होती हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करती हैं। खा नंबर देखिए, सितार में तनिक तार कंपन होने पर वे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। गा नंबर देखिए, बांसुरी एक पवन संगीत वाद्य यंत्र है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वायु स्तंभ का उपयोग करता है। अब दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, शोर तथा संगीत में क्या अंतर? कभी संगीत शोर बन सकता है? देखिए, संगीत एक ध्वनि है जो एक मधुर अनुभव उत्पन्न करती है और मन को शांति देती है, जबकि शोर क्या? एक अवांछित और अप्रिय ध्वनि है। प्रकृति संगीत वाद्य यंत्र आदि द्वारा उत्पन्न होती है, शोर वाहनों के हॉर्न, मशीनें आदि द्वारा उत्पन्न होती है। संगीत भी शोर का एक रूप धारण कर सकती है अगर संगीत को ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चलाया जाए या बहुत सारे संगीत एक ही समय में जोर शोर से चलाया जाए, अर्थात आप समझ सकते हो डीजे बहुत तेज़ी चलाया जाए। एक लिमिट के बाहर अगर ध्वनि बढ़ाई जाएगी संगीत की भी तो वो एक शोर का ही रूप धारण कर लेगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो इसमें शोर प्रदूषण से प्रमुख कारण वाहनों की तेज आवाज़, विस्फोटक, पटाखे फोड़ना, मशीन, लाउड स्पीकर, ये सब क्या है? ये शोर करने वाले। घर में देखना चाहो तो ऊंची आवाज़ में जैसे टेलीविज़न चला रहे हो, रेडियो चला रहे हो, रसोई घर में क्या है? वो एक मशीन आती है जिससे मसाला वगैरह पीसा जाता है, वो बहुत साउंड करती है। कूलर वगैरह हो गया है, तो सभी प्रकार की चीज़ें क्या घर में ऐसे चीज़ें हैं जो शोर उत्पन्न करती हैं। अब 10 नंबर देखिए, वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। देखिए, सबसे पहले क्या है? ये टेंशन क्रिएट करती है, हाई ब्लड प्रेशर करेगी, अति तनाव, नींद नहीं आएगी, चिंता होगी, एंजाइटी, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है,
लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की जो सुनने की क्षमता होती है, या तो वो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से उसकी चली जाएगी, अर्थात वह स्लो आवाज़ नहीं सुन पाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। स्वाभाविक है, सड़क के किनारे जो होगा वो शोर प्रदूषण ज़्यादा होगा, शोर शराबा ज़्यादा होगा, इसलिए एक ऐसे मकान को सुझाव दूंगा जो सड़क से थोड़ा दूर हो, क्योंकि वहाँ जो शोर का प्रदूषण है, साउंड पोल्यूशन है, वो बहुत कम होगा, कुछ हद तक कम होगा, जिससे क्या आराम मिल जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 12। मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य को अपने शब्द में लिखिए। देखो, मानव ध्वनि वाक्य यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। वाक्य यंत्र कंठ के आर पार 2 वाक् तंतु इस प्रकार तनिक होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकलते हैं तो वाक् तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक् तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां क्या होती हैं? तंतुओं को तना हुआ या ढीला हुआ कर सकती हैं। जब वाक् तंतु से तने हुए और पतले हो तब वाक् ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक् ध्वनि से भिन्न होती है। ये देखिए दोस्तों, आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे 13.8 मानवों में वाक्य यंत्र क्या है। ये मानवों में वाक्य यंत्र दिया गया है। ये दोस्तों चित्र आपको बनाना है प्लस समझना भी है ये कैसे कार्य करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते? बिल्कुल दोस्तों, जो ध्वनि की गति होती है वह 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी? ध्वनि की 330 प्रति मीटर होती है, जबकि प्रकाश की कितनी होती है? प्रकाश की बहुत ज़्यादा इससे होती है। कितनी होती है दोस्तों? प्रकाश की होती है, वह होती है 3 लाख। कितनी होती? 3 करोड़ होती, 3 करोड़ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की ध्वनि की तुलना में बहुत तेजी से यात्रा करती। यही कारण कि तड़ित पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जन बाद में आती। आप सीधी बात समझ लो, जो साउंड है उसकी इतनी स्पीड नहीं होती जितनी लाइट की होती। प्रकाश की स्पीड अधिक होती, गति अधिक होती है और उसकी इतनी स्पीड नहीं होती है। दोस्तों उम्मीद है ये एनसीईआरटी क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की एनसीईआरटी क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या? अधिक से अधिक इस क्लास को लाइक करें और शेयर करें। ये इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, पीसीएस किसी भी स्टेट का हो, पीएसटी, टीएसटी हो, टेट, सुपर टेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी मेंस हो, सीबीटी 2 हो, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।